हैं कि सर वो तो बाहर गए हुए हैं, मतलब आज छुट्टी पे है, मैं उनकी जगह ऑथराइज हूँ। तो ये कोई इतना जमीन वाला मैटर इतना बड़ा और ये वाला मैटर इतना छोटा जिसमें कि उनको कोई शक नहीं होना चाहिए था। खुद कंपनी के प्रेमाइसेस में, अकाउंट्स ऑफिस में, पेमेंट की सीट पे दूसरा बंदा बोल रहा है सर वो छुट्टी पे है, मैं उनकी जगह ऑथराइज हूँ। तो ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, वो जानना भी चाहे तो इससे ज्यादा उनको पता नहीं पड़ सकता। इसलिए यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। इसलिए यहां पर उनको कोई शक होने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनको एक तो रसीद भी मिल रही थी, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग द रिसिप्ट, ठीक है। इसलिए ही कुड हैव यूज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या तुमको इस केस में और इस केस में क्यों इसमें सस्पिशन होना चाहिए था और क्यों इसमें सस्पिशन नहीं होना चाहिए था, ये बात समझ में आ गई? इरेगुलरिटी का सस्पिशन, शक होना चाहिए था और क्यों नहीं होना चाहिए था, सभी लोग को समझ आ गया? यस। चलिए, तो ये दो सिचुएशंस अपन ने अभी तक पढ़ ली जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठाया जा सकता। पहला, जहां पर एक्चुअल ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी होनी चाहिए थी। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी यदि है आपके पास में, चाहे सही में, चाहे आप कंपनी के डायरेक्टर हो अंदर, तो कैसे बोल सकते हो मुझे तो पता ही नहीं, अंदर सब कुछ सही नहीं है, आपको मान लिया जाएगा आपको पता है। सेकेंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको शक होना चाहिए था और आपने शक नहीं किया। उसमें भी हमने दो सिचुएशंस देख ली। पहली सिचुएशन, आनंद बिहारी लाल केस, शक होना चाहिए था और आप ये मान के नहीं चल सकते कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है। सेकेंड सिचुएशन जो मैंने आपको अभी एग्जाम वाली बताई, ये एक महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दिया, एक महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दिया, रिसिप्ट इशू कर दी। सर यहाँ पर शक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है। यहाँ पर शक होना चाहिए था, आपको नहीं हुआ, आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो। थर्ड सिचुएशन, देखो इसमें एक और केस है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में एक और केस है, ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड। ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था देखो, इस केस में एक आदमी था मिस्टर एक्स, वो दो कंपनीज में डायरेक्टर था। मिस्टर एक्स दो कंपनीज में डायरेक्टर था, कंपनी नंबर 1 में और कंपनी नंबर 2 में, ठीक है। तो एक मिस्टर वाई को कंपनी नंबर 1 से पैसा दिलवाना बाकी था। इनके बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शन हुए होंगे कंपनी नंबर 1 और मिस्टर वाई के बीच में, तो कंपनी नंबर 1 से मिस्टर वाई पैसा मांगते थे, ठीक है। तो एक्स ने वाई को क्या बोला कि देख, मैं दोनों ही कंपनीज में डायरेक्टर हूं, कंपनी नंबर 1 को तेरे को पैसा देना है ना, अभी इसके पास पैसा नहीं है, मैं तेरे को कंपनी नंबर 2 से दिलवा दूं, ठीक है, मैं तेरे को कंपनी नंबर 2 से दिलवा दूंगा। और मिस्टर वाई इस बात को मान भी गए, ठीक है। क्या बेवकूफी है, कंपनी, मैं डायरेक्टर दोनों कंपनी में हूं, इसलिए मैं इस कंपनी की बजाय इससे पेमेंट दिलवा दूंगा। भाई ये तो वैसी बात हो गई कि मैं इस कंपनी में, मैं मिस्टर राम का भी दोस्त हूँ और मैं श्याम का भी दोस्त हूँ, ठीक है। तो पैसा राम से दिलवाना है, मैं तेरे को श्याम से दिलवा दूंगा, नहीं, ये सब बेवकूफी वाली बातें नहीं। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यदि मिस्टर वाई को कंपनी नंबर 2 से पैसा नहीं मिला तो मिस्टर वाई इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पैसा किससे मांगते थे, कंपनी नंबर 1 से मांगते थे। इसलिए ऐसा कह देना कि चूंकि मैं दोनों में डायरेक्टर हूं, इसकी बजाय मैं तेरे को इससे पैसा दिलवा दूंगा, तो सर यहाँ पर मिस्टर वाई को सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए था कि यार ये कुछ गलत बात है, ठीक है। इसलिए उनको डॉक्ट्रिन, यदि वो फिर भी ओके ठीक है बोल देते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना नहीं मिलेगा, उनको शक होना चाहिए था, जो उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया। तो ह्यूटन वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड, ये केस समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। कनक, कनक आया या फिर जस्ट जस्ट आ गया? सर कैसे भी आ गया वाली बात है। हम्म
नहीं, मेरे को यू नहीं, हाँ या ना बोल। समझा सर। समझा ना, फिर ठीक है। हाँ सर समझा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा केस जो है फॉर्जरी वाला केस, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हैं। समझो फॉर्जरी क्या होता है। सर, फॉर्जरी एक लीगल टर्म है। फॉर्जरी इज अ लीगल टर्म। एक तो होता है फ्रॉड, एक होता है फॉर्जरी। ठीक है, एक होता है फ्रॉड, एक होता है फॉर्जरी। अपन फॉर्जरी का मतलब समझते हैं। जब भी आप किसी पेपर वर्क में अनऑथोराइज्ड चेंजेस कर देते हैं, इलीगल तरीके से चेंजेस कर देते हैं, तो आप उस पेपर में क्या कर रहे हैं? फॉर्जरी कर रहे हैं। अपन बोलते हैं इट्स अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, इट्स अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। या फिर आप कुछ गलत पेपर बना रहे हैं। एक तो होता है पेपर में अनऑथराइज चेंजेस कर देना, एक होता है पूरा पेपर ही गलत बना लेना, जो सही लोग थे उनसे नहीं और साइड में छुप के जाके बना लिए। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉर्जरी। ठीक है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट कहलाएगा, वो गलत डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब समझो केस, समझो केस का क्या नाम है? केस का नाम है रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। केस का क्या नाम है? रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। इस केस में क्या हुआ था भैया कि एक मिस्टर एक्स थे, उनको उनके पास में किसी कंपनी के फिजिकल शेयर्स थे, किसी कंपनी के फिजिकल शेयर्स। सर शेयर्स तो हम समझते हैं, ये फिजिकल शेयर्स क्या होता है? आप लोग क्या है, बड़े एडवांस जमाने में जी रहे हो, जहां पर हम किसी कंपनी के शेयर्स ऑनलाइन बेचना चाहें तो हम हमारे क्या है, ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे पोर्टल पे और भेज देंगे, ऑर्डर लगाएंगे, मुझे इस कंपनी के 100 शेयर @रुपीज 20 पर शेयर बेचने हैं। सामने से कोई खरीदने वाला आ जाएगा, शेयर बिक जाएगा, बात खत्म। यानी कि सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहा है। यस सर। यानी कहीं क्या तुमको फिजिकल शेयर अपने पेपर पे छपे हुए निकाल के देने पड़े और सामने वाले ने पेपर के शेयर की डिलीवरी ली क्या? नहीं सर। तो जब आज से पहले शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड नहीं होते थे जैसा कि आज होने लग गए, तो शेयर्स किस फॉर्म में हाथ चेंज करते थे? फिजिकल शेयर्स, यानी कि पेपर पे छपे हुए शेयर्स। क्या इतनी बात समझ में आई? यस। तो सर ऐसा थोड़ी होता था कि मिस्टर ए को अपने शेयर्स मिस्टर बी को बेचने थे तो ये दोनों आपस में ही सौदा कर लेते थे, ये पकड़ कंपनी के शेयर, ये पकड़ रुपए। ऐसा नहीं होता था। जब फिजिकल शेयर्स होते थे तो क्या होता था, मिस्टर ए को यदि अपने शेयर मिस्टर बी को बेचने होते थे तो मिस्टर ए कंपनी में अप्लाई करते थे कि मुझे अपने 100 शेयर मिस्टर बी के नाम करवाने, प्रॉपर फॉर्म्स भरे जाते थे, फिर कंपनी के रजिस्टर में इनका नाम हटता था, इनका नाम आता था, फिर इनके नाम पे नए शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल वाले इशू किए जाते थे। पूरी प्रोसेस में 1 से 2 महीने लग जाते। कितनी मजेदार बात है ना? ऐसे दिन भी लोगों ने ट्रेड किए हुए इंडिया में। ठीक है सर। अब ऐसा ही एक सीन चल रहा था रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड में, जहां पर एक बंदे ने, मिस्टर ए जो थे, वो कंपनी में अप्लाई किया कि मुझे अपने शेयर्स जो हैं वो मिस्टर बी को बेचने हैं, तो कृपया मेरा नाम हटा दो, इनका नाम डाल दो। शेयर मतलब मेंबर्स की लिस्ट से, कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, तो मेंबर्स की लिस्ट से मेरा नाम हटा दो, इनका नाम हटा दो। ये काम कंपनी के बिहाफ पे कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। ये काम कंपनी के बिहाफ पे कौन करता है? कि सर कंपनी सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी के मन में आ गया चोर। ठीक है, सेक्रेटरी के मन में आ गया चोर, इससे इसके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो ले लिए, ठीक है, और बदले में जो बी को दिया ना, वो कंपनी सेक्रेटरी के पास तो खाली शेयर सर्टिफिकेट्स खूब सारे पड़े रहते हैं। ठीक है, एक भी उठा लिया, उस पर लिख दिया कि बी को इतने शेयर इशू किए जाते हैं, खुद के साइन किए, कंपनी की सील कंपनी सेक्रेटरी के पास पड़ी रहती है, वो कर दिए, और एक कंपनी के डायरेक्टर के जो साइन चाहिए होते हैं वो खुद ने फर्जीवाड़े में यहाँ पर अपेंड कर दिए, फॉर्जरी कर दी। और ये जो बी को जो शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, ये कंपनी के रजिस्टर में एंट्री भी नहीं करी।
जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं ना उसमें एंट्री भी नहीं करी। तो क्या ये फोर्स्ड डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर रहे हैं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। फोर्स्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अब बाद में मिस्टर बी को और मिस्टर ए को पता पड़ा कि कंपनी सेक्रेटरी गेम खेल गया, तो मिस्टर बी और ए यदि बोलते हैं यार कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या चल रहा है हमें थोड़ी पता पड़ेगा, हमें किसी तरीके से पता नहीं पड़ सकता कि कंपनी की तरफ से मिला हुआ ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये असली है नकली है। हम तो यही सोचेंगे ना कंपनी सेक्रेटरी ने दिया है तो बाकायदा तमीज वाला सही वाला दिया होगा। सर इसका कहना बिल्कुल सही भी है, लेकिन हमारे लॉ ने क्या बोला, जहां पर भी फॉर्जरी वाला केस हो रहा है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, वहां पर आप तो इफेक्टेड पार्टी हो ही, आपके साथ में गलत हुआ है, लेकिन क्या कंपनी के साथ में भी गलत नहीं हो रहा है? बोलिए, कंपनी के साथ में भी तो फॉर्जरी की जा रही है, दोनों इफेक्टेड पार्टीज हैं या नहीं है? बोलो यस और नो। मजे कौन ले लिया? कंपनी सेक्रेटरी ने ले लिया, पर आपके साथ में भी धोखा हुआ है और कंपनी के साथ में भी धोखा हुआ है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके एक कर्मचारी ने उसके साथ में धोखा कर दिया है। ठीक है सर। तो सर फॉर्जरी वाले केस में हालांकि मिस्टर बी सही थे कि अब यार कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे गलत सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो हमें थोड़ी ना ध्यान होगा, लेकिन फॉर्जरी वाले केस में यदि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज लेना अलाउ कर दिया जाता तो क्या वो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हो जाता कंपनी के अगेंस्ट? बताइए। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम गलत डॉक्यूमेंट को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा लेके और उसको सही तरीके से चलाने के लिए हाँ भर दे रहे हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गंदी बात हो जाएगी, खोटी बात हो जाएगी। इसलिए फोर्जरी के केस में नंबर वन दोनों इफेक्टेड पार्टीज है, मिस्टर बी भी और कंपनी भी। नंबर टू, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट यदि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिस्टर बी को दे दिया तो सर कंपनी के अगेंस्ट फोर्स डॉक्यूमेंट लागू हो जाएगा। ठीक है, वो गलत डॉक्यूमेंट लागू हो जाएगा, जो कि ये भी तो इफेक्टेड पार्टी है, तो ये करना गलत होगा। इसलिए फॉर्जरी के केस में तीसरी सिचुएशन क्या है, फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं दिया जाएगा। क्या अब बात समझ में आई? यस एवरीवन? बांगड़, ईशा बांगड़, ठीक है, देव, रिया, शिरीन, यस सर। ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस मैंने आपको करा दी हैं, जहां पर सबसे पहले अपन ने किया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, फिर अपन ने किया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवेंट्स रूल भी बोलते हैं। टर्कवेंट्स रूल जो है, यदि एग्जाम में इसके नाम से क्वेश्चन आए मतलब आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही पूछा जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है क्या, मतलब रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट क्या केस है, ये समझा अपन ने। फिर हमने ये पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा आउटसाइडर किन तीन सिचुएशंस में नहीं ले सकता है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आनंद बिहारी लाल के सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में जहां पर इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं लिया जा सकता वो भी, और जहां पर लिया भी जा सकता है वो भी पढ़ा था कि यार पैसे देने गए थे, अंदर से रिसिप्ट भी मिल रही है, शक थोड़ी होगा कोई। तीसरी बात, इसी में एक और केस पढ़ा था, ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड। ठीक है, एक आदमी दो कंपनीज में डायरेक्टर है, बोलता है इससे नहीं इससे पैसा दिला दूंगा। अरे क्या है, तेरे को शक नहीं होना चाहिए था? क्या बेवकूफी हो रही है? फॉर्जरी इस सर जहां पर डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ है वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं लिया जा सकता। केस का नाम है रूबन वर्सेस ग्रेट सिंगल कंसोलिडेटेड। सब कुछ जो बताने लायक बातें थी वो सारी की सारी आपको बता दी गई हैं। और अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात इतनी सी है कि आपको ये पढ़ के समझ के लिख के आना है कल की क्लास से पहले। ये सारी जो आज पढ़ा है ना, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें मेरे को शक नहीं और वो नहीं चाहिए कि सर आज दे दूंगी, सर कल दे दूंगी, सर क्लास के बाद दे दूंगी। ठीक है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसकी ग्रेविटी समझ लो अब। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तीन ही तो डॉक्ट्रिन्स होती हैं पूरे कंपनीज एक्ट में, तो एक ना एक में से तो सवाल आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। कल इनकी सबकी मेरे को तुम्हारी शॉर्ट नोट्स मिल जाने चाहिए।
और पढ़ के आना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना है। ठीक है, मिलते हैं कल।